नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, जो लोग देहात में रहते हैं या देहात से आते हैं उनको तो पता ही है कि बहुत सारे गांव के करीब देहात में ऐसे जगह हैं जो खतरनाक हैं। ऐसे तालाब हैं जिसमें तैरना खतरनाक है। ऐसे कुआं है जिसके पास खड़े होना खतरनाक है या जिसमें से पानी पीना खतरनाक है। ऐसी नदियां हैं जहां पर लोग तैरने जाते हैं ये सोच के कि ये सेफ है और फिर वो दलदल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे पहाड़ हैं जिसके ऊपर लोग चढ़ते हैं अनजाने में ये सोच के कि भाई मजा आएगा, और वो पहाड़ पे चढ़ने की गलती का अंजाम ये होता है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। गांव वाले इन बातों को जानते हैं। वो जानते हैं कि यहां पर नहीं जाना चाहिए। वो जानते हैं कि यहां पे जो लोग गए हैं कुछ लोग उनमें से लौटकर नहीं आए हैं, यानी कि खतरनाक जगह जाने हुए जिसके बारे में हम जानते हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर्स के लिए खतरनाक है, डेंजरस है। आप जानते नहीं हो, आपको लगता है इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि नदी में तैरने वाले हर इंसान की, जिसको तैरना आता है, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि मैं तैर सकता हूं, मुझे तैरना आता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो पानी के अंदर कुछ अजीब है, कुछ खतरा है, और अगर वो उस खतरे के तरफ आकर्षित हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। उसे पता नहीं होता है, उसे तो सिर्फ सुंदर नदी दिखती है, सुंदर तालाब दिखता है। तो ठीक इसी तरह से बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए घातक है, डेंजरस है। लेकिन वहां पर कोई डेंजर का साइन नहीं होता, उल्टा वो खतरे के तरफ आकर्षित करने के लिए कई सारे आकर्षण वाले साइंस हैं। आइए आइए, यहां पे आइए, आपके सपनों का महल मिलेगा। इस तरह के ब्रोशर्स हैं, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स हैं। आइए आइए, आपकी फैमिली की खुशी यहां पर है। आज मैं दो सेगमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं बिल्डिंग इंडस्ट्री के। एक तो ये सेगमेंट है, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि भाई टेलीकॉलर्स आपको आकर्षित करते हैं। आइए, देखने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, आइए ना, सेल्स ऑफिस में आइए ना, हमारा लॉन्च है। लॉन्च में अट्रैक्टिव स्कीम्स मिलेंगे, लॉन्च में अट्रैक्टिव आपको प्राइसेस मिलेंगे, प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, या फिर आपको इजी लोन मिलेगा, या फिर कहते हैं कि भाई आपको सबवेंशन स्कीम मिलेगा। आप सिर्फ 8% दे दीजिए, सिर्फ 6% दे दीजिए, और फिर बाद में बहुत आगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से कई सारे आकर्षण आपको दिखते हैं। आकर्षण दिखते हैं लेकिन खतरा नहीं दिखता है। यह नहीं दिखता है कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो कि अगर आप फिसल गए, अगर आपने मिस जजमेंट कर लिया, अपना जजमेंट छोड़ दिया, तो आप बहुत ही खराब सिचुएशन में पहुंच सकते हो। फाइनेंशियल मिस जजमेंट आपकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकती है, क्योंकि आपके जो लाइफ सेविंग्स हैं वो आपके फैमिली के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है बहुत आसानी से। आपके पास अगर 20 लाख हैं, 25 लाख हैं, 50 लाख हैं, जो भी हैं, आपके फैमिली की सुरक्षा होती है उन्हीं पैसों से। अगर आपकी नौकरी चली गई तो इन पैसों से आप थोड़े समय के लिए अपना गुजारा चला सकते हो, जब तक आप नई नौकरी ढूंढ नहीं लेते। अगर घर में बीमारी आ गई
तो इन्हीं पैसों से आप हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा उठा सकते हो जब तक वो इंसान ठीक नहीं हो जाता है। यानी कि आपके लाइफ सेविंग्स जो हैं वो आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो आपको हमेशा हमेशा आपके अंदर एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है ना, वो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट के तरफ लेके जाता है कि चलो यार जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ खेलते हैं, एक दांव खेल लो, फिर जीत जाएंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। और वो उसके तरफ आपको लेके जाते हैं। पूरा उन्होंने सिस्टम बना लिया है। आप कहोगे मैं नेगेटिव हूं। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूं। मैं ऐसी कहानियां रोज सुनता हूं। रोज एक दो नए लोग मुझे कॉल करते हैं। आप जितना मेरे चैनल पे देखते हो वो सिर्फ 5% है या 2% है। दिन के मेरे 4-5 कॉल्स होते हैं और वो लोगों की कहानियां एक सी होती है, एक सी होती है। क्या है भाई, हमने मन बना लिया था कि हम घर ले लेंगे, हमको घर लेना है। मैं एक बेडरूम में रहता हूं, मुझे 2 BHK चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ गई है, हमारे बच्चे हुए हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं हम लोग चौल में रहते हैं सर, अब हम अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छे घर में रहने का सपना देख रहे हैं। तो मेरी जो नौकरी थी उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं लोन ले सकता हूं, कि मैं 25 लाख का लोन ले सकता हूं और बाकी का जो अमाउंट है मैं गांव वाले घर को या गांव में जो जमीन है उसे बेचकर हम लोग फिर यानी ये कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं ओवर टोटल कॉस्ट को। तो इस तरह से हम आकर्षित हो गए सेल्स ऑफिस में। और सेल्स ऑफिस में है ना सर, उन्होंने हमें ऐसा आकर्षण दिया, ऐसे लुभावने बात हमसे कहे कि हमसे रहा नहीं गया सर, हमने टोकन स्वाइप कर दिया। अब टोकन स्वाइप करने के बाद वो हमारे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कहा अभी आप और पैसे दीजिए वरना आपका टोकन चला जाएगा। तो हमने और पैसे डाले, बुकिंग अमाउंट डाल दिया, तो और 2 लाख डाले, और 3 लाख डाले, और 5 लाख डाले। तो ऐसे करते करते हम बहुत गहरे पानी में चले गए। 5-10 लाख उसमें चले गए। उसके बाद सर उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाओ और लोन कर लो। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया सर, क्योंकि मैं तो पैसे खोना नहीं चाहता था। और हमने फिर लोन ले लिया, और लोन लिया तो लोन भी डिसबर्स हो गया, यानी कि बिल्डर ने लोन भी ले लिया और उन्होंने बहुत फटाफट ले लिया। जितना उन्होंने कहा था उससे जल्दी उन्होंने ले लिया। ये एक टाइप की कहानी है। या फिर दूसरे टाइप की कहानी ये होती है, वो कहते हैं सर उन्होंने कहा सबवेंशन स्कीम होगा, और सबवेंशन में उन्होंने कहा सिर्फ 6% दे दो और बाद में इंटरेस्ट जो है वो बिल्डर भरेंगे, हम भरेंगे। तो मैंने मान लिया, मैंने 6% दे दिया, अग्रीमेंट कर लिया, बैंक ने लोन डिसबर्स कर लिया। और फिर 2-4 प्री EMI जो हैं इंटरेस्ट के, तो बिल्डर ने देना शुरू किया और फिर बिल्डर ने स्टॉप कर दिया। और बिल्डर ने स्टॉप कर दिया तो भाई बैंक हमारे पीछे लग गई और हमें भरना पड़ा। तो हम अब इंटरेस्ट भी भर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। टिपिकल स्टोरी है, टिपिकल, कोई बहुत नई चीजें नहीं है इसमें। और कुछ लोग ऐसे लोन चुकता करते करते लोन का डिसबर्सल 25 लाख 50 लाख हो जाता है, वो बहुत गहरे पानी में चले जाते हैं। तब जाके उनको पता चलता है कि यार अब हम तैर नहीं पा रहे हैं, हम स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम दलदल में धंसते जा रहे हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारी फैमिली डूब रही है। ऐसे मौके पर बिल्डर ये कहेगा देखो आपने एग्रीमेंट किया है तो किया है, आपने लोन पेपर्स भी सोच के समझ के साइन किया था ना, हाँ भाई वो भी ठीक है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि आपको पैसे वापस चाहिए? ये बिल्डिंग इंडस्ट्री का सवाल है। मेरा सवाल ये है, आप कहोगे कि मैं बायस्ड हूं। हाँ मैं बायस्ड हूं,
बिल्कुल बायस्ड हूं, क्योंकि यहां पर ताकतवर और कमजोर को आप स्पर्धा करवा रहे हो, कंपीट करवा रहे हो। ताकतवर और कमजोर का कुश्ती करवा रहे हो। कैसे हो सकता है ये कुश्ती? एक तरफ है बिल्डर की कंपनी जो सशक्त है, जिसके पास लीगल पावर है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, जिसके पास हर चीज है जो उसको चाहिए। दूसरे तरफ है एक इंडिविजुअल फैमिली, एक गृहस्थ, एक गृहिणी और उनके बच्चे या उनके बूढ़े माता पिता। ये लोग अपने लाइफ सेविंग से अपनी सेफ्टी, अपनी लाइफ की जो सेफ्टी होती है, सलामती, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और बिल्डिंग इंडस्ट्री खींचकर वो सारा जो लाइफ सेविंग है वो ले लेता है। धीरे 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 करते 2 साल 3 साल में पूरा चूस लेता है। उनको सपने दिखाता है और सपने दिखाकर उनको पूरे चूस लेता है, उनको अंदर ले लेता है। और आप कहोगे यार लेकिन इन्हें तो सोचना चाहिए था। बिल्कुल सोचना चाहिए था, लेकिन आपने जो लुभावने सपने उनके सामने रखे हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री ने जो लुभावने सपने जो सामने रखे हैं, जो उन्हें आकर्षित करती है बियॉन्ड रीजन, उनको नहीं आकर्षित होना चाहिए, लेकिन वो इंसान है भाई। एक गृहस्थ, एक गृहिणी के सपने होते हैं और आप उन सपनों को एक्सप्लॉइट करते हो। आप उन सपनों को उनकी कमजोरी बना देते हो। आप उनको सेल्स ऑफिस में सोचने का समय नहीं देते हो। आप अपने रूल्स उनके ऊपर थोपते हो और उनको एक तरह का एनेस्थीसिया देते हो। जैसे कि कुछ ये होते हैं ना सर्जन, वो सुन करके लोगों के किडनी निकाल देते हैं और किडनी बेच के आ जाते हैं ना। ये वो टाइप का काम है कि वो बिल्डिंग इंडस्ट्री आपको सुन कर देती है। सेल्स ऑफिस आपको सुन कर देता है, आपके दिमाग को सुन कर देता है। आप सोच नहीं सकते हो, आप अपने सपनों के दुनिया में हो, सपनों के महल को देख रहे हो और ये लोग आपका किडनी निकाल रहे हैं, आपके पैसे सारे लेके जा रहे हैं, आपके सारे जो लाइफ सेविंग्स हैं वो चूस रहे हैं। पहले आपका जो भी स्पेयर था, एफडी था वगैरह, वो ले लेंगे। फिर आपके पास जो स्पेयर और थोड़ा था वो गहने वगैरह, तो गहने को आप मॉर्गेज करके या उसके ऊपर लोन ले लोगे, या फिर उसे बेचकर आप पैसे ये फ्री करके वो दे दोगे। और फिर आपका सैलरी में से आप ईएमआई भरते जा रहे हो या बिल्डर का इंस्टॉलमेंट भरते जा रहे हो। और ये सब करते 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 वो आपको चूस लेते हैं पूरी तरह से। और उसके बाद क्या वो अपने खुद के जो दिए हुए वचन हैं वो निभाते हैं? नहीं। अगर वो कहते हैं कि 2021 दिसंबर में हमारा फ्लैट हम आपको डिलीवर करेंगे, क्या वो डिलीवर करते हैं? नहीं। 21 से 22 हो जाता है, 22 से 23 हो जाता है। लोन का बर्डन किसका? गृहस्थ का, आम आदमी का। वो लोन बर्डन उठा के 1 महीना 2 महीना 1 महीना 2 महीना करके पे करते जाता है। इंटरेस्ट बर्डन किसका? वो भी उसका। लोन बर्डन और इंटरेस्ट बर्डन एक ही चीज है। रेंट बर्डन किसका? वो भी उसका, क्योंकि वो भाड़े पे रह रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम भाड़े पे रह रहा है और बिल्डर उसके कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है अपने डिले से। फिर बिल्डर अपनी अकड़ पर आ जाता है, कहता है रेरा ने मुझे एक्सटेंशन दिया, तुम क्या कर लोगे मुझे? रेरा ने मुझे एक्सटेंशन दिया है। पहली बात है कि रेरा डेट ये लोग बताते नहीं है। बेचने के टाइम वो कहते हैं कि दिसंबर 21 में आपको पोजीशन मिलेगा। रेरा में देखोगे तो पता चलता है कि जून 2023 में पोजीशन मिलेगा। फिर आप उनसे पूछते हो तो वो कहते हैं नहीं सर, हमारा प्लानिंग तो दिसंबर 2021 का ही है, लेकिन हमने सेफ मार्जिन के लिए जून 2023 कह दिया है सर, डोंट वरी कह के आपसे स्वाइप करवा लेते हैं।
डोंट वरी कह के और आपको आकर्षण देके उसी दिन आपसे स्वाइप करवा लेते हैं और फिर आपके ऊपर रूल्स थोपते हैं, कंपनी के पॉलिसीज थोपते हैं, तरह तरह के पेनल्टीज डालते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपकी इज्जत उतार देते हैं यार। और क्या कहूं, आपकी इज्जत उतार देते हैं। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप कस्टमर हो, आपको लगेगा आप गुलाम हो। इस इंडस्ट्री की ये बदसलूकी है, इस पूरी इंडस्ट्री की बदसलूकी है। दिस इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस और इसके बारे में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, कोई बोल नहीं रहा है। पेपर में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। टीवी चैनल्स पे क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। पुलिस में जाओगे वो कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट में जाओगे तो तारीख पे तारीख। कभी कभार बहुत मेहनत करके लड़ लड़ के आपको इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों को इंसाफ मिलता है, एक स्मॉल परसेंटेज को इंसाफ मिलता है। इंसाफ के लिए आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कोर्ट्स में। वो लाइन बहुत लंबी है, कई महीनों के लिए या कई सालों के लिए ये लाइन चलती है और उसके बाद कुछ लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन लड़ लड़ के मिलता है। बिल्डर्स कहते हैं, जो लोग मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, मुझे इंटरव्यू देते हैं, तो बिल्डर्स जैसे कि रुनवाल जिन्होंने केस किया है, उनका कहना है कि ये पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। भाई साहब, पब्लिक को चुतिया समझ के रखा है क्या कि वो लंबी लंबी लाइन में खड़े रहेंगे जो आपको सूट होता है? क्योंकि आपके खिलाड़ी वकील उसके अंदर हर रोज अपीयर होते हैं उन कोर्टों में, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो। और उनके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, वो डिलेइंग टैक्टिक्स में माहिर हैं, वो टेक्निकल गेम खेलने में माहिर हैं। वो ऐसे काम करते हैं और ऐसे सब झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी पूरी तैयारी है, उनको प्रैक्टिस है। वो रोज झूठ बोलते हैं, उनकी कमाई झूठ बोलने से होती है और उनके जमीर में कोई दर्द नहीं होता कि वो झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आम आदमी मेरे चैनल के माध्यम से अपना गम पब्लिक के सामने रखता है और इसके डर से अगर बिल्डर्स उसे पैसे दे देते हैं, तो क्या यह गलत है? अगर गलत है तो हां, मैं गलती कर रहा हूं। अगर यह गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं और मैं गर्व से कहूंगा कि ऐसे गुनहगार होना मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं करूंगा, ये बार बार करूंगा। इसे मैं गुनाह नहीं समझता, ये गुनाह नहीं है। बिल्डिंग इंडस्ट्री के जो एक्शंस हैं उससे वो शर्मिंदा हैं, इसीलिए वो कभी भी, आप देखिए, कभी भी मैंने जो कुछ भी कहा है मेरे वीडियोस में, उसको अपोज करके वो वीडियोस बना सकते हैं ना। उनके पास वीडियोस बनाने के तो पैसे हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाने में दिक्कत क्या है, लेकिन वो नहीं बनाएंगे, वो नहीं करते। वो लेटर लिख के मेरे पॉइंट्स के तोड़ निकाल सकते हैं ना, आर्ग्यू कर सकते हैं ना, खंडन कर सकते हैं ना, अपोज कर सकते हैं ना, पब्लिक के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं ना। क्यों नहीं करते? अलग से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? उनके जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, नैरेडको है, क्रेडाई है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बोल सकते हैं ना। मेरे से अच्छे प्रवक्ता हैं हर भाषा में उनके पास, क्यों नहीं बोलते? मेरे से बढ़कर लॉ जानने वाले लोग हैं, कायदे कानून की भाषा में मेरी बातों का खंडन कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? पूछिए आप। जवाब यह है कि वो जानते हैं कि हम यहां पे जो कह रहे हैं ना, ये सच है। वो अपने हर शब्द से शर्मिंदा हैं,
उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो एक गुप्त राज बनाते हैं। उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स गुप्त राज क्यों हैं? क्यों अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को समझाने के लिए पब्लिक में वीडियोस नहीं डालते हैं ये लोग? क्यों वो बड़े बड़े अक्षरों में उनके ऑफिसेस में साइनेज नहीं लगाते हैं कि टोकन वंस गिवन विल बी फॉरफिटेड, बुकिंग अमाउंट वंस गिवन विल बी फॉरफिटेड? सेल्स ऑफिस में ऐसे साइनेज लगा नहीं सकते हम? बड़े बड़े अक्षरों में लिख के लगा दो, बुकिंग अमाउंट वंस गिवन विल बी फॉरफिटेड, EOI will be returned only if you want it back in first 15 days. After this date, it will be forfeited. आप कह सकते हो ना, क्यों नहीं कहते हो? बिल्डिंग इंडस्ट्री अपने हर शब्द से शर्मिंदा है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म से, अपने अलॉटमेंट लेटर से शर्मिंदा हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन से शर्मिंदा हैं, अपने अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे भी वो शर्मिंदा है। वो शर्मिंदगी में वो अपने ही शब्दों से शर्मिंदा हैं, अपने ही एक्शन से शर्मिंदा हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। उनके एप्लीकेशन फॉर्म को मैं वीडियो में पढ़ूं ना, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वो चुल्लू भर पानी में डूबने के लायक हो जाते हैं। वो लोग अपने कस्टमर्स के साथ जो सलूक कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वो डरते हैं। दोस्तों, यही बिल्डिंग इंडस्ट्री की सच है। द बिल्डिंग इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री दैट किल्स इट्स कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर की जान ले लेती है। वो अपने कस्टमर के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को निकाल कर, चूस कर, उसका खून चूस के उसको गुलाम बना देती है। यही कड़वा राज है, कड़वा सच है। मैं हूं कृष, द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।